प्रिय विद्यार्थियों, श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ एजुकेशन मनोरपुर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। बोर्ड क्लास 12वीं के चैप्टर नंबर 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का अध्ययन करेंगे। ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व आपने इसके इंट्रोडक्शन में अपने ये ले, जैसे पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी आपने 11th क्लास में। ये थी आपकी पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसमें ये था एस ब्लॉक, ये था पी ब्लॉक, एस तथा टी ब्लॉक के बीच में कौन सा ब्लॉक था? डी ब्लॉक। और आवर्त सारणी में एक नीचे अलग स्थान दिया गया था जिसको अपन कहते थे एफ ब्लॉक। क्या बोलते थे? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। आपने 11th क्लास में एस ब्लॉक पढ़ लिया, पी ब्लॉक पढ़ लिया। एस ब्लॉक में कितने वर्ग होते थे? 2, फर्स्ट और सेकंड। ऐसे ही पी स्टार्ट होता था कहां से? 13 से। कहां से स्टार्ट होता था? 13 से 18। पी ब्लॉक में 6 वर्ग थे, 13 से 18। क्यों थे? क्योंकि पी कक्षक संख्या में कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। तो इनमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 6। तो ये हो जाएगा यहां से P1 से लेके P6। ठीक है, ये पी ब्लॉक हो गया। ऐसे एस में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? मैक्सिमम 2। तो इसके 2 वर्ग हो गए, फर्स्ट और सेकंड। तो अब अपन पढ़ते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो एस तथा पी ब्लॉक के बीच में है। ठीक है, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा आप ऐसे समझ सकते हो। देखो, आपके पास एस ब्लॉक के एलिमेंट थे, एस ब्लॉक के एलिमेंट सोडियम, लिथियम। ठीक है, तो आप उनकी डेफिनेशन ऐसे देते थे। एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? बोले वे एलिमेंट्स जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन का एस कक्षक में भरा जाता है, क्या कहलाते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ऐसे आपके पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स थे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या डेफिनेशन होगी? ऐसे एलिमेंट जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में भरा जाता है या प्रवेश करता है, क्या कहलाते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। यहां पे अपन अध्ययन करेंगे किसका? डी ब्लॉक का। ठीक है, डी एंड एफ। तो पहले अपन डी ब्लॉक पढ़ते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या है? सबसे पहले तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की आप परिभाषा ऐसे लिख सकते हो, बोले वे एलिमेंट, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी। कौन सा डी? n-1। ये n-1 क्या है? ये आगे आएगा आपके n-1 डी उपकोष में प्रवेश करता है या भरा जाता है, क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक आवर्त सारणी में कहां पे स्थित है? तो डी ब्लॉक कहां स्थित है? एस तथा पी ब्लॉक के मध्य स्थित होता है। डी ब्लॉक कहां स्थित होता है? एस तथा पी ब्लॉक के मध्य स्थित होता है। और एस तथा पी ब्लॉक के मध्य स्थित होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व। यानी आप ये कह सकते हो एस तथा पी ब्लॉक की एक योजक कड़ी होती है। कौन से? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या होते हैं? योजक कड़ी। कौन होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, आप इसको संक्रमण तत्व की परिभाषा और भी आएगी अपने आगे, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। आप ये भी कह सकते हो जैसे एस ब्लॉक में क्या होती है? धातु। पी ब्लॉक में मोस्टली अधातु। ठीक है, तो ये मेटल से नॉन मेटल में जा रहा है। ठीक है, धातु से अधातु में जा रहा है। तो उनके प्रॉपर्टी क्या हो रही है? ट्रांजिशन हो रही है। तो इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, अगली देखो,
आपने आवर्त सारणी में एस पढ़ा, पी पढ़ा, तो एस ब्लॉक तो ऐसे पढ़ाते हैं क्लास में, ऊपर से नीचे आने पे प्रॉपर्टी सेम होती है। ऐसे पी ब्लॉक को पढ़ा जाता है 13 वर्ग, क्या पढ़ते थे, बोले ऊपर से नीचे आते तो गुणों में क्या पाई जाती है, समानता। इसको बोलते हैं लंबवत समानता। कौन सी समानता बोलते हैं, लंबवत समानता। तो एस तथा पी ब्लॉक में लंबवत समानता पाई जाती है। तो बताओ डी ब्लॉक में जो आप अध्ययन करोगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनमें कौन सी समानता पाई जाती है जी, क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज समानता पाई जाती है। क्षैतिज समानता का क्या मतलब, तो आप क्षैतिज समानता का है, आप डी ब्लॉक को ऐसे पढ़ोगे, लेफ्ट टू राइट, बोले बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पे गुणों में समानता पाई जाती है। तो कौन समानता पाई जाती है डी ब्लॉक में, क्षैतिज समानता पाई जाती है। ठीक है, इससे आगे इंपॉर्टेंट बात, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनका जनरल सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इसको याद रखना आपको। n-1 डी ऑर्बिटल होते हैं संख्या में 5, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 10, 1 to 10, 1 से 10, एंड ns12 क्या होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको अच्छे से याद रखना है। क्या होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, n-1 डी, और डी में 1 से 10, ns, s में कितना हो जाएगा 1 से 2। ये 3D सीरीज के लिए, और आपका फोकस 3D सीरीज पे रहेगा, आपके सिलेबस में 3D सीरीज ही है। अब ये 3D सीरीज होती क्या है, तो आप डी ब्लॉक को अपन श्रेणियों में बांटते हैं। किसमें बांटते हैं, श्रेणियों में, सीरीज। तो डी ब्लॉक में श्रेणियां होती है 4, ठीक है, कौन कौन सी, देखो 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी एंड 6D श्रेणी। तो ये 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी क्या होती है। 3D श्रेणी का मतलब है कि जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें बढ़ते हैं, 3D उपकोष में। जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, 4D में, तो 4D सीरीज के एलिमेंट हो गए। जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, 5D में, तो वो क्या हो जाएंगे, 5D के। और जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, 6D, वो क्या हो जाएंगे, 6D के हो जाएंगे। 3D सीरीज को प्रथम संक्रमण श्रेणी, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, प्रथम संक्रमण श्रेणी भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि स्टार्ट कहां से होता है डी ब्लॉक, 3D सीरीज से। कहां से स्टार्ट होता है, 3D सीरीज से। ऐसे 4D को क्या बोलोगे, द्वितीय, सेकंड संक्रमण श्रेणी। ऐसे 5D को क्या बोलोगे, थर्ड, तृतीय संक्रमण श्रेणी। ऐसे 6D को फोर्थ संक्रमण श्रेणी, जो अपूर्ण होती है। आपके सिलेबस में मेंशन की है 3D श्रेणी। कौन सी, 3D श्रेणी। तो देखो ये आपको अच्छे से याद रखना है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, n-1 डी, ns 1 से 2 और d में कितने होते हैं, 1 से 10। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं 3D, आपने कहा बोले डी ब्लॉक कहां से स्टार्ट होता है, 3D से। आप ये भी कह सकते हो आवर्त सारणी में कौन से वर्ग और कौन से आवर्त से डी ब्लॉक स्टार्ट है। तो जो ये आपकी आवर्त सारणी थी, इसमें तीसरे तो वर्ग और ये होते हैं आवर्त। जो आपकी लंबवत रेखाएं होती है वो क्या होती है, वर्ग, और जो हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखाएं होती है वो क्या होती है, आवर्त। तो तीसरे वर्ग और आवर्त कौन सा, फोर्थ, यानी कि n, मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना है, 4। तो डी ब्लॉक कहां से स्टार्ट हुआ, तीसरे वर्ग और चौथे आवर्त से। यानी कि आपकी जो वर्टिकल लाइन है उसमें से थर्ड स्टार्ट होगी। ठीक है, ये होती है 3 से 12 तक, यहाँ 13 से डी ब्लॉक स्टार्ट किया। और हॉरिजॉन्टल क्षैतिज लाइन कौन सी होगी, फोर्थ, यानी कि चौथे आवर्त से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पुट अप होता है, बोले आपने 3D से स्टार्ट क्यों किया, 2D से स्टार्ट क्यों नहीं किया।
तो मैं आपसे पूछता हूं कि 11th क्लास में बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपके, 2D कक्षक संभव है, सॉरी 3D कक्षक संभव है जबकि 2D कक्षक नहीं होता है, इसका अस्तित्व नहीं होता है, क्यों? आपने 3D क्यों पढ़ी, 2D क्यों नहीं पढ़ी? ये मत कहना कि किताब में 3D इसलिए, ये बताओ 2D क्यों नहीं पढ़ी? तो आपने 11th क्लास में ये पढ़ा था कौन से कक्षक संभव होते हैं, वे कक्षक संभव होते हैं जिनके लिए n और l का मान समान नहीं होना चाहिए। n क्या होती है? मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l क्या है? दिगंशी, कौन सी? दिगंशी क्वांटम संख्या, ठीक है। n क्लास यानी कि कक्षा, और कक्षा कहां से स्टार्ट होती है? कक्षा होती है स्टार्ट 1 से, 1 2 3 4, ठीक है, सोन। और दिगंशी क्वांटम संख्या कभी भी 0 से स्टार्ट हो सकती है, नहीं हो सकती? क्लास 0 कभी नहीं हो सकती, यानी कि n का मान 0 नहीं हो सकता। और दिगंशी क्वांटम संख्या s कोस, p कोस, d कोस और n कोस के लिए, तो l का मान होता है s के लिए 0, p के लिए होता है 1, d के लिए होता है 2 एंड f के लिए होता है 3। यह आपका 11th क्लास का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इसको अपन फोकस करेंगे। बोले डी ब्लॉक पढ़ रहे हो तो डी के लिए, तो ये डी उपकोष के लिए दिगंशी क्वांटम संख्या का मान कितना है? 2। तो यहां पे आ जाओ, 3D सीरीज है, इसमें मुख्य क्वांटम संख्या n, मुख्य क्वांटम संख्या n का मान क्या हो जाएगा? 3, और l दिगंशी क्वांटम संख्या का मान कितना हो जाएगा? यहां से बताओ कितना है? d का दिगंशी क्वांटम संख्या कितनी होगी? 2, ठीक है। इस 2D के लिए आओ, मुख्य क्वांटम संख्या n का मान कितना हो जाएगा? 2, यानी कि कौन सा कोष है? कक्षा कौन सी है? 2, दूसरी। और l का मान d के लिए देखो, l का मान d कोष के लिए कितना है? 2। तो यहाँ पे n और l क्या हो गए? समान, और यहाँ पे n और l क्या इक्वल? नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है। तो दुनिया में वे कक्षक संभव होते हैं जिनके लिए n और l समान नहीं होते हैं, क्योंकि देखो n 1 से स्टार्ट है और l 0 से स्टार्ट है, तो l हमेशा n के पीछे ही रहता है, ठीक है। तो n और l का मान समान नहीं होना चाहिए, वे कक्षक तो होते हैं, और जिनके लिए n और l का मान समान हो जाए वे कक्षक दुनिया में, यानी उनका अस्तित्व नहीं होता। तो 2D सीरीज इसलिए नहीं होती, ठीक है। तो 3D से स्टार्ट करेंगे डी ब्लॉक को। तो अब क्लियर हो गया 2D से क्यों स्टार्ट नहीं होता? क्योंकि 2D कक्षक होता ही नहीं। सेम यही अपन इसलिए कह सकते हैं, जैसे आपके पास 2P कक्षक है, ठीक है, 1P कक्षक क्यों नहीं होता? 2P कक्षक है जबकि 1P कक्षक नहीं है। तो इसके लिए भी ऐसे देखो, इसके लिए n का मान कितना? 1, l का मान p कोष के लिए देखो कितना है? 1, ठीक है। तो यहाँ n और l क्या हो गए जी? सेम हो गए, क्या हो गए? इक्वल। तो ये कक्षक संभव नहीं है, जबकि 2P कक्षक होता है। क्यों होता है? n का मान कितना? 2, l का मान p के लिए देखो कितना? 1, n और l समान ही, इसलिए 2P कक्षक संभव है। तो अपन फोकस करेंगे किस पे? 3D पे। 3D सीरीज होती है, 2D सीरीज नहीं होती। ऐसा नहीं डी ब्लॉक में नहीं है, 2D कक्षक नहीं होता, तो कहां से स्टार्ट करेंगे? 3D से। तो देखो आपने कहा बोले डी ब्लॉक को कितनी श्रेणियों में? 4 श्रेणियों में बांटते हैं, 3D, 4D, 5D और 6D। तो उनको एक बार अपने यहाँ पे लिखते हैं, आप लिखते जाना साथ साथ। ये देखो 3D सीरीज, यहां पे लिखते हैं 4D, यहां लिखते हैं 5D और ये लिखते हैं 6D। आपके सिलेबस में 3D सीरीज है। एलिमेंट्स के बारे में तो जानना चाहिए आपको। सबसे पहले 21 से स्टार्ट करेंगे। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe आयरन, Co कोबाल्ट, Ni निकेल, Cu कॉपर एंड जिंक। दैट इज एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। कितना हो गया?
21 से 30 3D सीरीज है। इस 3D सीरीज को आपको अच्छे से पढ़ना है, सिलेबस में पूरी मेंशन ली है। 4D सीरीज लिख सकते हो। ये कहां से स्टार्ट होगी? यट्रियम 39, ठीक है। 5D सीरीज कहां से स्टार्ट होगी? लैंथेनम 57 और 6D सीरीज जो अपूर्ण है वो स्टार्ट होती है एक्टिनियम 89, ठीक है। इनको लिख सकते हो आप, जो अपने मैंने यहां पे कहा होंगे, ये ZnCd Hg 48 80, ठीक है। यहां से स्टार्ट करते हैं या यहां से, तुम्हारी मर्जी। आपको हॉरिजॉन्टल याद है तो हॉरिजॉन्टल लिखो, पर आपको याद रखनी है 3D सीरीज, इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। कॉपर, Ag सिल्वर, Au गोल्ड, निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनियम, कॉपर, रीनियम, इरिडियम, आयरन, मोलिब्डेनम, ऑस्मियम, मैग्नीज, टेक्नीशियम, रिहीनियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, नियोबियम, टेंटेनम, जर्कोनियम एंड होफनियम। क्या हो जाएगा? होफनियम। एटॉमिक नंबर यहां से स्टार्ट करो, 39, जर्कोनियम 40, नियोबियम 41, मोलिब्डेनम 42, टेक्नीशियम 43, रुथिडियम 44, रीनियम, रोडियम 45, पैलेडियम 46, Ag सिल्वर चांदी 47 एंड कैडमियम 48। यहां से स्टार्ट करते हैं लैंथेनम, इसको थोड़ा स्टार बना देते हैं। लैंथेनम 5D सीरीज। फिर यहां होफनियम 72 से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा? 72 से। तो आपको ये होना चाहिए इनके बीच में जो कितने एलिमेंट आए हुए हैं, लैंथेनम 57 से आगे सीरियम 58 से Lu ल्यूटेशियम 71, कितने एलिमेंट है यहां से? 14 एलिमेंट गायब है। उन 14 एलिमेंट की अलग सारणी बनाई गई आवर्त सारणी में, जिसको लैंथेनाइड सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंथेनॉइड श्रेणी, जो आपके किसी चैप्टर में आगे है, ठीक है। फिर यहां से एक्टिनियम, और एक्टिनियम से जस्ट यहां पे 104 पे H है। यहां से आप निकालोगे 14 एलिमेंट, और 14 एलिमेंट की एक अलग सीरीज बनाई। कहां से? एक्टिनियम 89, थ्योरियम 90 से लोरेंसियम 103, इनकी 14 एलिमेंट की एक सीरीज बनाई, जिसको बोलते हैं एक्टिनॉइड श्रेणी। क्या बोलते हैं? एक्टिनॉइड श्रेणी। ये दोनों श्रेणियां अपने एप ब्लॉक में हैं, दोनों को अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इनका एटॉमिक नंबर हो गया 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, ठीक है। अपने काम आएगी 3D सीरीज, एक पीडी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ZnCd Hg के एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले अपन फोकस करते हैं 3D सीरीज पे। किस पे फोकस करते हैं? 3D सीरीज पे। इनको अच्छे से पढ़ लेना। तो 3D सीरीज पे फोकस करते हैं, ठीक है ना। थ्री सीरीज, जिसको आपने कहा प्रथम संक्रमण श्रेणी, यानी कि संक्रमण तत्व जहां से स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट सीरीज है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, प्रथम संक्रमण श्रेणी। सबसे पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और 21 से 30 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से याद रखना है, क्योंकि जस्ट इससे आगे वाला चैप्टर आपका उपसहसंयोजित यौगिक, उसमें बीबीटी और सीएफटी में 3D सीरीज के ही कंपाउंड है, और 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो ये कंपाउंड हो सकते हैं, वरना नहीं होंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से याद रखना आपको।
तो अपन स्टार्ट करते हैं, सीरीज वापस लिखते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन स्टार्ट करेंगे 21 से, तो आपको 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। तो अपन बाह्यतम इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे लिखते हैं? स्कैंडियम, अक्रिय गैस, इससे पहले कौन है? आर्गन। कौन है जी? आर्गन। आर्गन कितने पे? 18 पे। आर्गन के आगे यहाँ पे 3D और फिर 4S, 3D और 4S। 20 पे कौन है? कैल्शियम। कौन है? कैल्शियम। कैल्शियम 20 तक ये 4S क्या हो जाता है? फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो 18 और 2 20। तो आने वाला इलेक्ट्रॉन कहां पे आएगा? 3D में। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, बोले अपन ने 4S को आगे लिखा और भरा पहले, 3D को पहले क्यों नहीं भरा? यार इसका आंसर आपको यहां से मिलेगा। आपने इलेक्ट्रॉन भरने के नियम देखते, आप बाउ रूल। क्या देखते थे? आप बाउ रूल। उसमें देखो आपका ये 3D है और ये 4S है। मैंने इस 4S को पहले क्यों भरा? लिखा तो मैंने 3D है, पर 4S को पहले क्यों भरा? इसका जवाब देखो। 3D में n का मान कितना? 3। इसके लिए n का मान कितना? 4। इसके लिए दिगंशी क्वांटम संख्या d ऑर्बिटल के लिए, इसके लिए d ऑर्बिटल के लिए अभी पढ़ा था L 0 1 2 3 S P D एंड F। तो बताओ d ऑर्बिटल के लिए दिगंशी क्वांटम संख्या कितनी? बोलो कितनी हो जाए? 2। इसके लिए कितना? S कक्षक के लिए दिगंशी क्वांटम संख्या कितनी है? 0। तो n प्लस l टोटल कितना हो गया? 5। इधर n प्लस l कितना है? 4। तो आपो नियम, n प्लस l नियम, n प्लस l रूल ये कहता है इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में फिल करो, भरो जिसके लिए n प्लस l का मान क्या है? कम। तो n प्लस l का मान 3D के लिए कम है कि 4S के लिए कम है? तो आपने देखा यहाँ 4S के लिए कितना है? 4 और 3D के लिए कितना है? 5। तो पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरोगे? 4S में। तो पहले इलेक्ट्रॉन में 20 तक क्या हो गया? 4S कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। 3 अब भरेंगे अपन 3D और D कक्षक जहां से स्टार्ट होगा उसी को D ब्लॉक कहा आपने। D कक्षक जहां से स्टार्ट हो उसी को क्या कहा? D। तो 18 तो 20 और ये हो गया D में 1। तो कितना हो गया? D 1। तो ये स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाए? 3D1 4S 2। टाइटेनियम 22, ये आर्गन 18 सभी में आएगा। 3D 4S सभी के एक बार ये लिख देते अपन 3D 4S 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 एंड 3D 4S, ठीक है। 22 इलेक्ट्रॉन बढ़ने, 18 और 2 20, 20 और 2 22 हो गए डी इलेक्ट्रॉन। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां पे आ रहा है? डी ऑर्बिटल में। इसीलिए डी ऑर्बिटल यानी कि डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। वैनेडियम 23, 18 तो 20, 20 से 3 23। अब ये अपवाद आपका, ये क्या है? अपवाद। आपको 24 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं, तो ये कितना? 4s2 और 3d4 होना चाहिए, पर होता नहीं है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा नहीं होता है। और आता भी है आपके, बोले क्रोमियम का वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? वास्तविक यही होता है। इसका क्या? बोले इसका 4s1 एंड 3d5 क्या होता है? 4s1 3d5। अब आप ये बताओ मेरे को, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन क्यों हुए और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन क्यों हुआ? यानी कि आपको ये पता लगा कि ऐसे एक इलेक्ट्रॉन कहां पे गया? 3D में गया, क्योंकि 3d4 था तो किसमें चेंज हो गया? 3d5 में।
चेंज हुआ, तो इसका आंसर होता है, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन इसको क्यों दिया, तो 4s और 3d के बीच में जो एनर्जी गैप है, ऊर्जा अंतराल, वो क्या है, कम, इसलिए इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, इसमें स्थानांतरण क्यों होता है, क्योंकि d कक्षक यानी कि d कक्षक संख्या में कितने होते हैं, 5, कितने होते हैं, 5, तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया ना, सभी कक्षक में क्या हो गया, एक एक इलेक्ट्रॉन, तो इसको बोलते हैं अर्धपूरित, क्या बोलते हैं, अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और आपने पढ़ा है अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और पूर्ण पूरित कितना हो जाएगा, डी में 10, अर्धपूरित और पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अधिक स्थायी होते हैं, इसलिए कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 3d5 4s1 ड्यू टू हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल। ठीक है, आ जाओ मैग्नीज 25 पे। ठीक है, तो 4s2 3d5 हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आयरन 26 4s2 3d6, कोबाल्ट 27 4s2 3d7, निकेल 28 4s2 3d8, कॉपर ये भी एक अपवाद है, कॉपर का होना क्या चाहिए था 3d9 4s2, पर रियल में होता क्या है, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 10 और 4s में कितना रह जाता है 1, क्यों होता है जी, यहां अभी मैंने कहा डी कक्षक संख्या में कितने हैं 5, तो 5 में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये हो गया पूर्ण पूरित, डी पूरा भर गया, पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मोर स्टेबल, अधिक स्थायी, इसलिए 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में आ जाता है, क्योंकि 3d10 होने पे यानी पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अधिक स्थायी होता है। जिंक में क्या हो जाएगा, प्लीज पढ़ना, 3d10 और आने वाला अगला इलेक्ट्रॉन किसमें आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4s2, तो ये 3d सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, देखो इसमें दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखने हैं, दोनों अपवाद हैं, क्रोमियम 24 एंड कॉपर 29, इसमें इसका रियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1 ड्यू टू हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल, अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अधिक स्थायी होने के कारण, एंड कॉपर 29 3d10 4s1 क्यों, पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अधिक स्थायी होने के कारण। ठीक है, ये दो तो अपवाद स्वरूप आपको याद रखने, और वैसे पूरी 3d सीरीज के हर एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने इस चैप्टर में, इससे आगे वाले चैप्टर में, इस चैप्टर से दो चैप्टर कनेक्ट आपके, इससे जस्ट आगे वाला चैप्टर उपसंहरण, उसमें पूरे काम आएंगे फिर, तो जिसको ये याद है उसी का चैप्टर होगा अगला। ठीक है, तो अब इसमें F3 को देखो, आपको जैसे F3 कितना है 26 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखिए, ठीक देखो F कितने पे है 26 पे, तो ये जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये तो S के हैं और ये किसके हैं D के, देख लो F का अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं मैं, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 3d कितने लिखूंगी 3d में 6, ये हो गया 6, और 4s में कितने हो गए 2, तो आपको याद भी नहीं डायरेक्ट हो सकता है, जैसे कोई लिखे कोबाल्ट का, लिखे कोबाल्ट कितने पे है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, कोबाल्ट कितने पे है 27, तो यहाँ 27 लिखा है, तो आपके पास जो ये इलेक्ट्रॉन है ये तो किसका हो गया 3d का 3d7, और जो ये इलेक्ट्रॉन है 2 ये किसका हो जाएगा s का 4s2 हो गया इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। जैसे किसी निकल कितने में सॉरी 28, तो ये इलेक्ट्रॉन किसके 3d के, क्या हो जाए 3d8, और ये इलेक्ट्रॉन किसका 4s2, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो, इन दो को छोड़कर, क्योंकि इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है अपवाद, जैसे स्कैंडियम 21, तो सीधे सीधे हो गया 3d में कितना 1 और 4s में कितने 2, यही था इलेक्ट्रॉन 3d1 4s2, वापस देख लेना, टाइटेनियम कितने पे 22, 3d में कितने 2 और 4s में कितने 2, वैनेडियम 23, तो आप देखो d में कितने 3 और s में कितने हो गए 2, मैग्नीज 25, तो d में कितने हैं जी 5,
और s में कितने हो गए 2। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। आप इसको अच्छे से उतार लेना, अच्छे से अपने माइंड में भी सेट कर लेना इसको, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिटा दे इसको या वापस एक बार और देख लो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनना है? सबसे पहले आपको 21 से 30 श्रेणी याद होनी चाहिए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ठीक है, इसमें ये दो तो अपवाद है अर्धपूरित और पूर्णपूरित के कारण, और उनके जो एटॉमिक नंबर है उसी एटॉमिक नंबर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन छिपा हुआ है। कोबाल्ट कितने पे 27 पे, तो ये जो 7 है ये डी के, और ये जो 2 है ये एस का इलेक्ट्रॉन है। ऐसे Fe कितने पे 26 पे, तो Fe में ये जो 6 है तो 3d6, और ये इलेक्ट्रॉन किसका है 4s का। ऐसे ये निकिल कितने पे 28 में, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन तो किसके हैं डी के, और ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके हैं एस के, तो ये हो गया 3d8 4s2। तो ये हो गया 3d सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छे से याद कर लेना, आपके सिलेबस में 3d श्रेणी है। अगर आप 4d श्रेणी में एक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करना चाहते हो तो आप याद कर सकते हो। वो कौन सा? देखो आपके पास यहाँ पे आया था निकिल 28 Cu, और फिर ये जिंक के जस्ट नीचे अभी लिखा था आपने ये 30, कैडमियम 48 एंड Hg मर्करी 80, कॉपर 29, इसके जस्ट नीचे था Ag सिल्वर चांदी कितनी 47 एंड Au गोल्ड कितना था 79। ऐसे निकिल के जस्ट नीचे कौन था Pd पैलेडियम कितना 46, और यहाँ पे था Pt प्लेटिनम, सबसे महंगी धातु होती है प्लेटिनम, कितना हो जाए इसका 78। तो इसमें एक और होता है अपवाद स्वरूप, इस Pd का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत कंपटीशन में पहुंचते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। देखो कौन सी सीरीज का है, ये 3d सीरीज थी, ये 4d और ये 5d, तो यहाँ पे 4d। अब s कौन सा लगाए, तो आप देखो 3d श्रेणी में s ज्ञात कैसे करते हैं। आपने जो फर्स्ट लाइन लिखी थी चैप्टर की n-1d एंड ns, ये था जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये था सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ पे s कौन सा काम आएगा जी, कौन सा पीरियड है ये, तो आपने अभी भाई पढ़ा चौथे पीरियड से स्टार्ट होते हैं, तो ये चौथा, ये कौन सा हो गया फिफ्थ पीरियड पांचवा, तो n का मान कितना है इसके लिए 5, तो ये 5s हो गया। तो d कौन सा काम आएगा, n में से एक कम करो, तो n का मान कितना 5, तो 5 - 1 कितना हो गया 4, तो ये कौन सा d है 4d। सेम कैसे, जैसे आपके लिए ये है 3d सीरीज, कौन सी है 3d सीरीज, इसमें जैसे आप ये निकली है 3d सीरीज है, तो कौन से आवर्त में, चौथे आवर्त में, तो ये हो गया 4s, तो b कौन सा काम आएगा इससे एक कम 3d, ये हो गया। तो इसे pd का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाए 4d और ये हो जाए 5s, तो इसका होता है 4d10 5s 0। ये आपको 4d सीरीज का एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और याद रखना है, आपके है नहीं पर आप याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया pd का। ऐसे आप प्लेटिनम का भी याद करना चाहो तो कर सकते हो, देखो कैसे करोगे, ये 4d सीरीज, तो ये कौन सी होगी 5d, तो ये हो जाए 5d, s कौन सा हो जाएगा उससे एक ज्यादा, क्योंकि s से हमेशा एक d का ही होता है कम, तो ये हो गया 6s, इसका होता है 5d9 6s1, क्या हो जाएगा 5d9 6s1, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d सीरीज। बी ब्लॉक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1d 1 से 10 एंड ns 1 2, ठीक है। उसके आगे आपने 3d सीरीज पढ़ी और 3d सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ लिया, 3d और 4s पूरी होगी टोटल अपनी। अब इससे आगे अपन बात करते हैं जो आपने कहा ना इसको संक्रमण तत्व, इस पे फोकस है, ये बोर्ड में आया क्वेश्चन है संक्रमण तत्व।
आपने कहा बोले डी ब्लॉक तत्व को क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है आपके, बोले संक्रमण तत्व होते क्या हैं? ठीक है, संक्रमण तत्व होते क्या हैं? तो इसको अच्छे से देखना। वे एलिमेंट, वे तत्व जिनका n-1d, जैसे 3D सीरीज है तो 3D, 4D है तो 4D, 5D है तो 5D, यानी n-1d उपकोष अपूर्ण यानी कि पूरा भरा हुआ नहीं होना चाहिए, अपूर्ण होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो D है उस D में D1 से लेके और D9 तक इलेक्ट्रॉन है तो वो संक्रमण एलिमेंट होगा। क्या होगा? यदि किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में D1 से लेके और D कहां तक 9 तक जाए तो वो संक्रमण एलिमेंट होगा। लेकिन यदि किसी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में D पूरा भरा हुआ है यानी D10 है तो वो संक्रमण तत्व नहीं होगा। वापस देखो, संक्रमण एलिमेंट क्या होते हैं? वे एलिमेंट जिनका D कक्षक अपूर्ण होता है। अपूर्ण का मतलब पूरा भरा हुआ नहीं होना चाहिए, पूरा यानी D10 नहीं होना चाहिए। D में 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या है? संक्रमण तत्व होता है। इसकी संक्रमण तत्व की एक सटीक परिभाषा और पढ़ सकते हो आप, देखो। पर उससे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन करवाते हैं आपको। क्वेश्चन ये आपके बोर्ड में भी आया हुआ है, Zn30, Zncd48 एंड Hg80, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ये 3D, 4D एंड ये 5D श्रेणी का ये 3 एलिमेंट हैं। ये तीनों के तीनों एलिमेंट डी ब्लॉक हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, लेकिन इनको संक्रमण धातु नहीं मानते, ये संक्रमण तत्व नहीं होते। क्यों बताओ? ZnCdHg डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हुए भी संक्रमण धातु नहीं होते हैं, क्यों? भाई तो अभी आपने ये पढ़ा तो सबसे पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, आंसर अपने आप आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, उससे पहले संक्रमण धातु की परिभाषा जो अभी पढ़ी अपने जस्ट पीछे, संक्रमण धातु या संक्रमण एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट होती क्या है? तो सुनना, वे एलिमेंट जो मूल अवस्था जिसमें वो रहते हैं, मूल अवस्था या सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था या आयनिक यानी कि सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, आयनिक अवस्था में डी कक्षक, जिसको आप लिख सकते हो n-1d, n-1d कक्षक अपूर्ण, पूरा भरा हुआ नहीं होना चाहिए, अपूर्ण होता है, वे क्या कहलाते हैं? संक्रमण धातु कहलाती हैं। वापस रिपीट करते हैं, संक्रमण तत्व क्या होते हैं? वे तत्व या वे धातु, वे एलिमेंट जो मूल अवस्था जैसे जिंक की मूल अवस्था क्या होगी? Zn सामान्य अवस्था, जिसको आप सामान्य, और आयनिक अवस्था जैसे जिंक की एक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है Zn+2, तो ये इसकी आयनिक अवस्था होगी। तो वे एलिमेंट जो मूल अवस्था जैसे जिंक में, या आयनिक अवस्था यानी जिंक+2 में देखो, आयनिक अवस्था में n-1d यानी कि डी कक्षक पूरा भरा हुआ नहीं होना चाहिए, यानी कि डी में 10 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो संक्रमण है, और यदि 10 है तो वो संक्रमण एलिमेंट नहीं है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इन तीनों एलिमेंट क्या हुआ? जिंक 30, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर 3d10 and 4s2, cd 48, 4d10 5s2 and mercury hg, mercury 18, तो ये 18, ये हो जाए 5d10 and 6s2। तो ये इनकी सामान्य अवस्था हो गई। सामान्य अवस्था में देखो, नोट करो आप, 3d10 पूरा बराबर,
4d10 पूरा भरा हुआ पूर्ण पूरित, 5d10 पूर्ण पूरित। तो ये इनका d पूरा भरा हुआ है। अब इनकी एक बार आयनिक अवस्था में और देख लेते हैं। तो आपके पास Zn+2 जिंक +2 में +2 का अर्थ हुआ आपके पास जितने इलेक्ट्रॉन उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन आप क्या करो रिमूव कर दो, हटा दो। तो आपने पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरे थे 4s में, तो इलेक्ट्रॉन हटेंगे किससे, आउटर सेल है 4s क्या है आउटर बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, इसी में से हटेंगे। तो ये बाह्यतम तो क्या हो जाए 3d10 4s 0 ऐसे CD का देखो आप, CD है, CD क्या हो जाएगा 4d10 5s 0 +2 में। ऐसे Hg मरकरी आयन Hg+2 में क्या हो जाएगा 5d10 6s 0। तो ये इनकी क्या हो गई आयनिक अवस्था होगी। तो ये मूल अवस्था में d पूर्ण पूरित है और इनकी आयनिक अवस्था में भी d ऑर्बिटल पूर्ण पूरित है, d10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसलिए इन तीनों एलिमेंट को d ब्लॉक के एलिमेंट होते हुए भी संक्रमण धातु नहीं मानते। हो गया आंसर। ZnCdHg की मूल अवस्था व आयनिक अवस्था दोनों में d कक्षक पूर्ण पूरित यानी कि d10 पूर्ण पूरित होने के कारण इनको संक्रमण धातु संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। क्वेश्चन है ये आया हुआ क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है। तो संक्रमण धातु सबसे पहले क्या देखोगे डी कक्षक अपूर्ण, अगर डी कक्षक पूरा भरा हुआ है तो संक्रमण धातु नहीं होगी और ये तीनों कभी संक्रमण धातु नहीं हो सकती। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। जो आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट है, उन डी ब्लॉक एलिमेंट्स के डी ब्लॉक धातु के सामान्य गुणधर्म, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, सामान्य गुणधर्म। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता है आयरन, जिंक, कॉपर, क्रोमियम, प्लेटिनम, पैलेडियम, ये सब की नेचर क्या है मेटालिक, धात्विक। तो ये सभी एलिमेंट क्या होते हैं धात्विक प्रवृत्ति के, क्या होते हैं धात्विक प्रवृत्ति के होते हैं। धात्विक प्रवृत्ति है तो इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एमपी एंड बीपी, गलनांक एंड क्वथनांक क्या होंगे अधिक, गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं अधिक। मेटलिक प्रवृत्ति है धात्विक प्रवृत्ति, तो आपको ये पता होना चाहिए धातु के बीच में जो बॉन्ड होते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बल वो क्या होंगे अधिक। तो आप ये कह सकते हो बोले ये मेटलिक है तो इनके बीच में जो पाए जाने वाले बॉन्ड है वो क्या है स्ट्रॉन्ग, क्या है कठोर। ठीक है, तो इनकी नेचर क्या होती है कठोर। आघात वर्धनीयता जैसे सोना चांदी लोहा क्या होता है आघात वर्धनीयता। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी कि संक्रमण धातु की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है ये परिवर्तनशील, चेंजेबल, ये परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ये इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं यानी कि एक से अधिक प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। क्यों दर्शाते हैं इसका कारण अभी आगे आपके। इसी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था के कारण ये संकुल यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं संकुल यौगिक, जो आपके अगला चैप्टर है ये संकुल यौगिक बनाते हैं। और जो इनके यौगिक होते हैं संकुल यौगिक वो क्या होते हैं कलर्ड रंगीन, क्या होते हैं कलर्ड रंगीन। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण इनके जो यौगिक हैं उनकी नेचर होती है अनुचुंबकीय। क्या नेचर होती है अनुचुंबकीय। क्या नेचर होती है अनुचुंबकीय। जैसे आपने पीतल कांसा ये देखा तो ये क्या होती है मिश्र धातु। तो जो डी ब्लॉक की जो धातु होती है उनमें एक प्रॉपर्टी हो रहा है ये मिश्र धातु,
मिश्र धातु बनाने का गुण रखते हैं। और एक बात आपने पढ़ा था N2 प्लस 3H2 इक्वल टू NH3 अमोनिया बनाने की हेबर विधि। इसमें यहाँ पे Fe और मोलिब्डेनम ये लिखते हो। तो ये क्या होते हैं, जिनकी प्रेजेंस में क्रिया संपन्न होती है, इसको बोलते हैं उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। तो इनमें उत्प्रेरकीय गुण होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है, उत्प्रेरकीय गुण पाया जाता है। तो ये इनकी क्या हो गई, जनरल प्रॉपर्टी। क्या हो गई, जनरल प्रॉपर्टी, सामान्य गुणधर्म। ये अंतराकाशी कंपाउंड भी बनाते हैं। तो जनरल प्रॉपर्टी वापस देखो, ये सभी धात्विक प्रवृत्ति के होते हैं, यानी सब के सब क्या है, धातु। धातु होती है तो उनके Mp Bp क्या होते हैं, हाई, अधिक होते हैं, क्योंकि धातु के बीच में प्रबल स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, ये परिवर्तनशील, वेरिएबल, चेंजेबल, यानी कि एक से अधिक प्रकार की, कितनी, एक से अधिक प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था यानी कि संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। और परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए क्या बनाते हैं जी, संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति भी रखते हैं। सबसे ज्यादा संकुल बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। इनके जो यौगिक होते हैं वो कलर्ड होते हैं, रंगीन होते हैं, रंग प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं, उसका कारण है इनमें अयनिक इलेक्ट्रॉन या dd संक्रमण, आगे आएंगे डिटेल। ये सामान्य इनके जो गुण होते हैं, यानी कि चुंबक के प्रति ये क्या व्यवहार करते हैं, अनुचुंबकत्व दर्शाते हैं, अनुचुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं। कुछ जैसे कांसी, तांबा, ठीक है, पीतल, ये जो मिश्र धातु हैं ये किससे बनती है, डी ब्लॉक एलिमेंट से बनती है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में मिश्र धातु बनाने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। इनमें रिक्त डी कक्षक मिल जाता आसानी से, इसलिए ये उत्प्रेरकीय गुण भी दर्शाते हैं, यानी उत्प्रेरकीय सक्रियता भी दर्शाते हैं। इनमें अंतराकाशी, इसकी भी डिटेल है, अंतराकाशी यौगिक बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब इनको एक एक को अपन डिटेल से पढ़ते हैं।